हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज जैसा कि हमने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे आपका ठोस अवस्था या सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले ठोस अवस्था या सॉलिड स्टेट। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा हल्का इंट्रोडक्शन नॉर्मल बात कर लेते हैं कि क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है हमें और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट आती है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि आपके एग्जाम के हिसाब से इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब रही बात क्वेश्चन सर बनने या ना बनने की, तो बता दो ये क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, आपको बहुत जल्दी क्वेश्चन के इसके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले क्या पढ़ना है, फर्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ सॉलिड या ठोस के प्रकार, जिसमें हम पढ़ेंगे क्रिस्टली और अक्रिस्टली ठोस। ठीक है, क्रिस्टलिक और नॉन क्रिस्टलिक सॉलिड्स। ठीक है, देन आफ्टर फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी स्ट्रक्चर। ठीक है, इनमें नंबर ऑफ एटम्स, इनके पैकिंग फैक्टर कितने परसेंट क्लोज होते हैं, इनके ए और आर के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, ये सारी चीजें। ठीक है, देन आफ्टर फिर हम पढ़ेंगे, उसके बाद आपके पढ़ेंगे वॉइड्स के बारे में। वर्ड्स मोस्टली आपको जो पढ़ने के लिए आता है वो 2 ही टाइप की वर्ड्स हैं। मतलब बताऊंगा मैं 4 टाइप की वर्ड्स आपको, मोस्टली आपको 2 ही पढ़ना है, टेट्राहाइड्रल और ऑक्टाहाइड्रल, चतुष्फल की रिक्तियां और अष्टफल की रिक्तियां। देन आफ्टर पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल, जैसे AB2 प्रकार के या A2B प्रकार के। ठीक है, और उसके बाद फिर देन आफ्टर आ जाता है आपके डिफेक्ट्स, है ना, फ्रैंकल सॉर्ट की, है ना, पॉइंट डिफेक्ट, सब चीज आपने सुना होगा। और इतने में ये चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, अब आप लोग के डिपेंड करता है कि आप लोग इस चैप्टर को कितना जल्दी गेन कर पाते हो और मैं कितने जल्दी वीडियोस के बना के डाल पाता हूं। ठीक है, तो मैं ट्राई करूंगा इस चैप्टर को भी जल्दी जल्दी खत्म करने का, और केवल खत्म नहीं करना, खत्म ऐसे करना जिसमें से आपको बने, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन छोटी बात नहीं होती है। ठीक है, चलिए तो थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा उम्मीद करता हूं, पर फिर मैं बेसिक से आपसे शुरू करता हूं और देन आप चलेंगे अच्छे लेवल तक चलेंगे इसके क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, चलिए तो हमारा चैप्टर का क्या नाम है, ठोस अवस्था या सॉलिड स्टेट। हो गया, ठोस क्या है ये तो बनाने हो सकता है नहीं, आप लोग पचनी छठवीं में हो नहीं। ठीक है, चलिए फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं, मतलब जिसका डिफिनेट शेप, डिफिनेट वॉल्यूम, ये सब चीज होती है, क्या कहलाते हैं, वो ठोस कहलाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ठोस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर मोस्टली 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, पहले होते हैं क्रिस्टली, दूसरे होते हैं अक्रिस्टली। ठीक है, क्रिस्टलिक और नॉन क्रिस्टलिक सॉलिड्स। ठीक है, इनको स्यूडोठोस भी कहा जाता है, इनका एक दूसरा नाम है स्यूडोठोस भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा नाम, अक्रिस्टलिक ठोस को स्यूडोठोस भी कहा जाता है। या एक चीज, इस नाम इसका और है जो क्वेश्चन में पूछ चुका है इसी का, इनको बोला जाता है अति शीतित द्रव, सुपर कोल्ड लिक्विड भी कहा जाता है अक्रिस्टलिक सॉलिड्स को। ये जैसे कांच है, एग्जांपल में पीएचडी पूछ चुका था, इनमें से कौन सा अति शीतित द्रव का एक उदाहरण है, तो एग्जांपल आंसर सीधे कांच, क्योंकि कांच क्या है आपका अक्रिस्टलिक ठोस होता है। ठीक है, क्रिस्टलिक तो चलिए हमारा क्रिस्टलिक है। चलिए इनके बारे में जानते हैं क्या क्या होता है। पहली बात तो क्या है, क्रिस्टलिक ठोस का आपको पता ही होगा क्या होता है, डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो इसका शेप कैसा होता है, फिक्स होता है, जबकि इसका शेप फिक्स नहीं होता है ना, ये शेप चेंज कर सकता है। ठीक है, दूसरी पॉइंट क्या है, ये संपीड्य नहीं होते हैं, मतलब ये कंप्रेसिबल, इनको दबाया नहीं जा सकता है, कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, ये कुछ परसेंटेज में कंप्रेसिबल हो जाते हैं। कौन से, आपके अक्रिस्टलिक ठोस। ठीक है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, फिक्स होता है। इनकी संरचना कैसी होती है, फिक्स होती है, इनकी संरचना फिक्स नहीं होती है। ठीक है, मतलब इनके स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री जो किसी को कहते हैं, वो चेंज होती रहती है। तो इनके क्या स्ट्रक्चर क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, इनके क्या होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं। फिर क्या होता है, इनका जो बॉइलिंग सॉरी मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या होता है, फिक्स होता है, या एक पीक वैल्यू आती है एग्जैक्ट, जैसे आप बता दें कि हाँ आपका आयरन है 1600 डिग्री सेल्सियस पे पिघल जाएगा, एग्जैक्ट है ये। ठीक है ना, तो आप कहीं पे भी करोगे तो वो पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। लेकिन बाकी जो नॉन क्रिस्टलिक सॉलिड होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है, तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं फिक्स होते हैं, फिक्स नहीं होती है, वेरिएबल हो जाते हैं, चेंज हो सकते हैं। ठीक है, या इनको बोल सकते हैं इसका जो आता है वैल्यू आती है वो कैसा होता है, शार्प पॉइंट आता है, इनका शार्प पॉइंट नहीं आता है। ठीक है, अब देखिए
पांचवा एक्सप्लेन करने वाले। जब आप इसको काटोगे, जो क्रिस्टलिक सॉलिड्स होते हैं इनको काटोगे तो बिल्कुल एकदम से आपको, जैसे हमारे हमने दो सॉलिड को कट किया हमने, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ सरफेस मिलेगी जो क्रिस्टलिक ठोस होते हैं। जबकि जो अक्रिस्टलिक ठोस होते हैं यहाँ पे आपको स्मूथ सरफेस नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको खुरदुरापन मिलेगा। दो पार्ट को आपने काट के अलग किया, तो जो क्रिस्टलिक सॉलिड्स होते हैं जब कट करोगे तो बिल्कुल दोनों सरफेस आपको बिल्कुल स्मूथ मिलेंगी, है ना। और जबकि नॉन क्रिस्टलिक जो अक्रिस्टलिक ठोस होते हैं जब काटोगे तो खुरदुरापन मिलेगा, आपको स्मूथ सरफेस मिल नहीं सकती। जैसे आप कांच को तोड़ दो बीच से तो कैसा होगा, दोनों अलग अलग सरफेस डिफरेंट टाइप के लेंगे, ठीक है। एक मोस्ट चीज होती है जो नॉन क्रिस्टलिक होती है, मोस्टली नॉन क्रिस्टलिक क्या होते हैं, भंगुर होते हैं या ब्रिटल होते हैं, जबकि ये नहीं होते हैं क्रिस्टलिक। कैसे होते हैं, भंगुर। भंगुर का मतलब क्या होता है, आप इंपैक्ट लोड दो, मतलब ऐसा थोड़ा मार दो, ऐसे कांच पे मार दो आप थोड़ा सा, तो कांच का आप सोचो बीच में मारो तो केवल बीच से टूटे, ऐसा नहीं होगा, वो चारों तरफ से बिल्कुल फैल के टूट जाएगा। ये मोस्ट इनकी क्या है, पहचान है अक्रिस्टलिक ठोस के, और इनके क्या है, ये क्रिस्टलिक ठोस के। ये चीज जाकर इनको सीधी द्रव कहा जाता है, ठीक है। इनका शेप वगैरह क्या होता है, फिक्स होता है, इनका शेप वगैरह फिक्स नहीं होता है, बता चुका हूं, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस है सॉलिड में, जो दो टाइप के आपके हैं, क्रिस्टलिक एंड नॉन क्रिस्टलिक, क्रिस्टलिक और अक्रिस्टलिक ठोस में अंतर, ठीक है। याद रखिएगा, इनके एग्जांपल वगैरह भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे अक्रिस्टलिक ठोस में जैसे हो गए बहुत सारे कांच दो प्रकार के होते हैं। कांच होता है नॉर्मल कांच जो अक्रिस्टलिक में आता है, एक होता है क्रैक्स कांच जो कि आता है क्रिस्टलिक ठोस में, जिसके आपके बुलेट प्रूफ वगैरह सारी चीजें बनती हैं, बुलेट प्रूफ कांच बनते हैं, या आंखों के चश्मे कुछ अच्छे बहुत अच्छे क्वालिटी वाले बनते हैं, तो वो क्रिस्टलिक ठोस में आता है ना। और क्रैक्स कांच देगा। अगर नॉर्मल केवल कांच लगता है, ग्लास लिखता है, तो कहां जाएगा, वो अक्रिस्टलिक ठोस में आएगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपके ठोस की मतलब ठोस के प्रकार, मोस्टली दो हो गए, है ना। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, स्ट्रक्चर की बेसिस पे देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। तो एक छोटा सा चार्ट है, जिस चार्ट को आपको याद करना है। चार्ट बड़ा आसान है, हालांकि आपने याद किया भी होगा 12th में, लेकिन मैं आपको बताता हूं बहुत आसान तरीका चार्ट को याद करने का। और उस चार्ट से अभी तक मुझे लगता है लगभग 4 से 5 बार नीट में क्वेश्चन पूछ चुका होगा, और 3 से 4 बार आपकी पीएचडी में, और 12th में तो पता नहीं कितनी बार आ चुका है क्वेश्चन से। है कुछ नहीं, बहुत साधारण सा है, ठीक है। तो देखिएगा, टोटल मिला के 7 प्रकार के सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स को बोलते हैं क्रिस्टल्स, ठीक है। चलिए, तो 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स होते हैं। सबसे पहले तो हमें याद कैसे करना है भाई, हमें सबको एक चार्ट है ना, मतलब उनके नाम के साथ, उनके एबीसी, मतलब उनकी भुजाओं की लंबाई के साथ और उनके बीच के एंगल के साथ साथ रिलेशनशिप है जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो याद करने का मैं आपको सबसे सुपर तरीका बताता हूं, एक बार में याद हो जाएगा आपको, बस आपको ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, वर्ड को बोल रहा हूं, ठीक है। सुनेगा, घड़ी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, HMT, हमेशा याद रहेगा दिमाग में, HMT घड़ी से हमारा ट्रिक आ रहा है यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ठीक है। तो ट्रिक हमारी क्या है, CTOR, CT और HMT, याद हो जाएगा, याद रखिएगा। ये याद हो गया मतलब इसके क्वेश्चन बन जाएंगे आपको। फोकट का नंबर मिलेगा, CTOR, या तो CT हो और HMT हो, ठीक है। ये याद हो गया आपको। चलिए, CT और HMT इतना हमने लिखा। अब देखते हैं इनके बीच में, ठीक है, इनके भुजाओं के बीच में या एज के बीच में क्या रिलेशनशिप आता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको, CT और HMT। अब आपको ABCD लिखना है, कैसे, ABC, AB डैश, ABC, AB डबल डैश, बन जाएगा। लिखते ABC, AB डैश, ABC, AB डबल डैश, इतना आपको लिखना है। अब देखो हमारी भुजाओं के बीच में रिलेशनशिप आ जाता है, कैसे आएगा, जो नाम लिखा हमने यहां पे वो नाम मतलब इक्वल है, और जो नाम नहीं है मतलब इक्वल नहीं। जैसे मान लो इसमें तीनों है ABC, मतलब A बराबर B बराबर C के होता है। इसमें A बराबर B लेकिन C नहीं है, मतलब C नॉट इक्वल टू। यहां पे तीनों नाम नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ना A बराबर है, ना B बराबर है, ना ही C है। मतलब तीनों में से कोई भी भुजाएं या कोई भी एज क्या इक्वल नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद देखें, तीनों बराबर है, मतलब A बराबर B बराबर C के, ठीक है। यहां पे देखेंगे दो बराबर है, मतलब A बराबर B एंड नॉट इक्वल टू C। यहां पे कोई भी नहीं है, मतलब A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। यहां पे
फिर से डैश, मतलब ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। बन गया ये एबीसी, एबीसी आपका। कैसे लिखना एक बार फिर से बता दे रहा हूं। क्या लिखना है आपको, सीटी और एचएमटी। ध्यान रखो बच्चों, एक नंबर फोकट का मिलने वाला है आपको, बस ध्यान से समझिए इस चीज को, ठीक है। सीटी और एचएमटी, सीटी लिख दिया हमने, ओआर लिख दिया, सीटी या ओआर, एचएमटी तो घड़ी का नाम है, कहीं भूलेगा ही नहीं। चलो ठीक है, अब क्या लिखना है आपको, एबीसी लिखना है। क्या लिखना है, ए बी सी, फिर लिखना है ए बी, फिर डैश, फिर लिखना है ए बी सी, फिर लिखना है ए बी, फिर लिखना है डबल डैश। जो नाम दिया हो उसको इक्वल कर दो, जो नाम दिया ना हो इक्वल नहीं है। जैसे इसमें तीनों नाम है तो तीनों इक्वल कर दिए, इसमें दो नाम है तो दो इक्वल, सी नॉट इक्वल टू, इसमें तीनों नहीं है तो ना ए बराबर बी, ना ए बराबर, ना बी बराबर सी के, ठीक है। इसमें तीनों तो तीनों बराबर कर दो, इसमें ए बराबर बी और सी बराबर नहीं है, इसमें कोई नाम नहीं है तो मतलब कोई बराबर नहीं है, इसमें भी कोई नाम नहीं है मतलब कोई बराबर नहीं है। ये एबीसी क्या, उनकी भुजाओं की लंबाई है ना, लेंथ ऑफ उनकी एज से कि कितनी भुजा होती है भाई ए बी। जैसे आप क्यूब में देखते हो ना, अगर हम क्यूब बनाते सिंपल सा, एक छोटा सा बता देता हूं, एबीसी एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ठीक है। ठीक है, ये हमने बना दिया क्यूब, तो एक लेंथ हमने मान ली किया ए, इसको मान ली किया हमने बी, और एक इसकी जो विड्थ होगी है ना, उसको हमने क्या मान लिया सी। ये वो एबीसी है ना, ए बी और ये सी है ना। एबीसी के बीच में आपको रिलेशनशिप हर स्ट्रक्चर के बीच में याद होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर को रटना आसान नहीं है, ना ही तो ना हमको रटने के पास टाइम है और ना ही रटना चाहिए, ठीक है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इस चार्ट से क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, कई बार बता भी चुका हूं, ठीक है। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, वन सेकेंड रिपीट कर रहा हूं। सीटी और एचएमटी ये लिख दिया हमने, फिर एबीसी एबी डैश, एबीसी एबी डबल डैश। जो दिया है उसको बराबर करो, जो दिया है उसको बराबर नहीं करो, बस इतनी सी बात खत्म। अब इनके एंगल के बीच में कैसे रिलेशनशिप निकालेंगे, एंगल भी बड़ा आसान है। देखिए, जो ऊपर के तीन है, क्या है, ऊपर के तीन है, इनमें क्या करना है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, तीनों एंगल, अल्फा बीटा गामा तीन एंगल मान लेते हैं उनके, तो ठीक है। ये तीनों कितने हैं, 90 डिग्री के बन जाएंगे, मतलब सीटी और इन तीनों के अल्फा बीटा गामा सब क्या होंगे, 90 डिग्री के बराबर होंगे। जो सबसे लास्ट वाला है, इसका जस्ट क्या है, उल्टा है, मतलब ना अल्फा बराबर होता है, ना बीटा बराबर होता है, ना गामा बराबर होता है, ना ही 90 डिग्री के बराबर होते हैं। मतलब ये ना बराबर होंगे ना ही 90 डिग्री होंगे, सब अलग अलग होगा। किसमें, टी में। टेंशन मतलब नाम बता रहा हूं, पहले ये समझ लीजिए, ठीक है। ये आ गया। अब देखिए एच से क्या होता है, हमारा हेक्सागोनल होता है, हेक्सागोनल। तो ये हेक्सागोन के मतलब आपको पता है, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री। हेक्सागोन में दो एंगल बनते हैं, 90 का बनता है, 120 का बनता है, और जो गामा होगा वो हो जाएगा 120 डिग्री के। तो 3 4 5 एंगल आपको बन। अरे आप लोगों ने याद किया होगा ट्वेल्थ में, ध्यान दे लीजिए, बहुत कठिन था याद करना इसको, है ना। अब बड़ा कंफ्यूजिंग था कि किसमें क्या होता है, किसमें के बहुत सारे तरीके बता रहा हूं, ठीक है। तो ऊपर के तीनों 90 डिग्री के बराबर है, नीचे के तीन में से कोई भी 90 डिग्री के बराबर नहीं है, और हेक्सागोन बराबर क्या है, अल्फा बराबर बीटा 90 के है, और गामा बराबर क्या है, 120। चलो ठीक है। अब केवल दो आपको याद करने हैं, पर दोनों भी आसान है, कोई कठिन एंगल नहीं, ठीक है। इसमें क्या है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो गया, ठीक है। और इस वाले में अल्फा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री एंड बीटा इज नॉट इक्वल टू, ये हो गया। तो आपके ये सारे एंगल हो गए। वन सेकेंड, सीटी और एचएमटी, एबीसी एबी डैश, एबीसी एबी डबल डैश। जो नाम लिखा उसको हम बराबर कर देंगे, जो नहीं लिखा उसको बराबर नहीं करेंगे। फिर ऊपर के तीनों 90 डिग्री के बराबर हो जाएंगे, नीचे के पास क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर, तीनों उसके जस्ट अपोजिट होंगे, नॉट इक्वल टू का देना है, ठीक है। फिर आता क्या हमारा एच, मतलब होता है हेक्सागोनल, तो अल्फा बीटा बराबर 90 डिग्री और गामा लिख दिया 120 डिग्री। बस ये दोनों चाहे याद कर लो चाहे समझ लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। केवल दो एंगल बस इनको याद करो, बस हो गया, बात खत्म। पूरा चार्ट आपका प्रिपेयर हो गया, एक नंबर आएगा पक्का, मैं बोल रहा हूं। पीएनएसटी के 4 सेट पेपर होंगे, एक सेट में पक्का आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। मेरी वीडियो चाहे रख लेना, बताना सर ऐसा नहीं आया था, आपने बोला था, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं ध्यान से सीखना। चलिए अब इनके पूरे नाम लिख देते हैं। तो सी का मतलब होता है क्यूब, ठीक है। टी का मतलब होता है टेट्राहाइड्रल, ओ का मतलब होता है ऑर्थो
रोम्बिक, आर का मतलब होता है रोम्बिक, एच का मतलब होता है हेक्सागोनल, एम का मतलब होता है मोनोक्लिनिक, टी का मतलब होता है ट्राइक्लिनिक। बस हो गया। बस क्यूबिक का मतलब घन, टेट्राहाइड्रल का मतलब चतुष्फलकी, ऑर्थोरोम्बिक ऑर्थोरोम्बिक ही नाम है, रोमिक का मतलब उसको त्रिकोणी बोलते हैं, ठीक है। हेक्सागोनल को क्या बोलते हैं? षष्ठफलकी बोलते हैं। मोनोक्लिनिक का मतलब एकनताक्ष, मोनोक्लिनिक का मतलब क्या है? एकन। हिंदी बड़ी कठिन है, अंग्रेजी याद कर लो, पेपर हिंदी दोनों मिलेगा आपको, ऑप्शन दिया रहेगा। हिंदी बड़ी कठिन है। क्या इसका? एकनताक्ष, इसका क्या है? त्रिंताक्ष। बस आई थिंक अंग्रेजी ज्यादा आसान है इसकी, ठीक है। तो बस फिर से सी टी और एच एम टी रख देना है। सी से क्यूब, टी से टेट्राहाइड्रल, और ओ से ऑर्थोरोम्बिक, आर से रोम्बिक, एच से हेक्सागोनल, एम से मोनोक्लिनिक, टी से ट्राइक्लिनिक। सी टी और एच एम टी हो गया हमारा एबीसी, एबी डैश, एबीसी, एबी डबल डैश। ये लिख दिया हमने। यहाँ पे ऊपर वाले तीनों एंगल के अल्फा बीटा गामा बराबर 90 डिग्री के अल्फा, और यहाँ पे क्या है? नीचे वाला बिल्कुल उसके अपोजिट है। हेक्सागोनल वाला 120, दो 90 के बनेंगे, ठीक है। और ये दो को याद कर लो, बता भी दिया हालांकि। अल्फा बराबर बीटा बराबर 9, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, और इसमें जैसे उनका अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, और बीटा इक्वल नहीं है किसी में से, इन तीनों के किसी में इक्वल नहीं है। हो गया, चार्ट प्रिपेयर्ड हो गया आपका, एक नंबर बन गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं हम लोग को याद हो गया होगा, समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं थोड़ा सा इनको मिटा ले रहा हूं लास्ट के एंगल को, इसी को थोड़ा सा यूज करके कुछ चीजें और आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये क्या है? 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। चलिए, अब हम समझ रहे हैं एक जो हमारा छोटा सा यहाँ पे पॉइंट है, इसको एक्सप्लेन होना और आप लोगों का समझना, दोनों चीजें बहुत जरूरी है, ठीक है, जिसको मैं बताने जा रहा हूं आप लोग को। चलिए समझिएगा, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? पोजीशंस ऑफ आयन और एटम और मॉलिक्यूल्स इन क्रिस्टल्स, ठीक है। मतलब कहां कहां आयन, एटम या मॉलिक्यूल्स, कोई भी हो सकता है। हम एटम बस बात करेंगे तो समझना हो, एटम भी हो सकता है वहां पे, आयन भी हो सकता है, या मॉलिक्यूल्स कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो किसी की बात ना करो तो ये बुरा मत मान जाना भाई सर आपने एटम एटम वर्ड बोल दिया, मॉलिक्यूल्स नहीं होता क्या, आयन नहीं होता क्या? तो सब होते हैं, ठीक है। चलिए, तो पोजीशंस में होते हैं, तो हम समझते हैं पहले। देयर आर टोटल 4 टाइप्स ऑफ पॉसिबल पोजीशन, मतलब 4 संभावित जगह है जहां पे एटम किसी क्रिस्टल के अंदर रह सकता है, ठीक है। तो देख समझते हैं। पहली जो जगह हम छोटा सा बना दे, हमारे क्यूब बना दिया हमने, ये बना दिया क्यूब, ठीक है। तो पहली जो जगह होती है किसी एटम या मॉलिक्यूल रखने के लिए, पहली जगह क्या होती है? कॉर्नर्स, या सभी कोनों पे, ठीक है। तो पहली जगह क्या होती है? कोनों पर, या एट अ कॉर्नर्स, ठीक है। जो दूसरी जगह होती है, मैं छोटा सा बना रहा हूं, फिर बाद में बहुत अच्छा सा बड़ा सा बना के एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लेना। अभी टोटल मुझे ब्रेविस ज्यादा बनवाने, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, जो दूसरी जगह होती है वो क्या होता है? सेंटर ऑफ क्रिस्टल्स, या इसको क्या बोलते हैं? केंद्र, ठीक है। जो तीसरी जगह होती है वो होती है, मैं अभी बना दे रहा हूं, जैसे मैं केवल एक ऊपर वाला फेस बना रहा हूं, ठीक है। ये ऊपर वाली, मैं समझ लीजिए आपका घर है, ऊपर घर के ऊपर की छत की बात कर रहा हूं मैं केवल, या किसी भी एक दीवार की बात कर रहा हूं। तीसरी जगह क्या होती है? इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? फेस बोले या फलक बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं? फलक केंद्र पर, ठीक है। और चौथी जो जगह होती है थोड़ा सा बहुत हटके होती है, पर फिर भी आपको बता दे रहा हूं, चौथी जगह होती है इंड सेंटर्ड, मतलब जैसे मान लीजिए मैं कोई क्रिस्टल बना दूं ऐसा, ठीक है। तो इंड सेंटर मतलब अपोजिट डायरेक्शन वाली फेस पे केवल प्रेजेंट हो, इसको हम क्या बोलते हैं? इंड सेंटर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो टोटल मिला के कितनी पोजीशन हो सकती हैं? 1 2 3
4 पोजीशन होती है किसी क्रिस्टल के अंदर कि कोई एटम वहां वहां प्रेजेंट हो सकता है। तो इन 4 पोजीशन को मिला करके और इन 7 क्रिस्टलों को मिला करके टोटल मिला करके 14 ब्रेविस जालक 14 ब्रेविस जालक बनते हैं। ध्यान रखिएगा 14 ब्रेविस क्रिस्टल बनते हैं, 14 ब्रेविस स्ट्रक्चर बनते हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। 14 होते कितने क्रिस्टल? 7 क्रिस्टल होते हैं, लेकिन ब्रेविस क्रिस्टल कितने होते हैं? 14। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। इन चीजों के तो बारे में बहुत डिस्क्राइब से पर इनकी बात करेंगे, लेकिन ये आपको याद रखना है। ठीक है, 14 ब्रेविस जालक होते हैं और टोटल मिला के कितने? 7 क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। चलिए, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो वैसे मैं सोच रहा था इस वीडियो को ब्रेक करके 2 वीडियो बनाऊं, पर मैं सोच रहा हूं थोड़ा सा भी कंटिन्यू और करते हैं इसके आगे, है ना। आप लोग कंटिन्यू वॉच करिए या ब्रेक करते दूसरा वीडियो बनाएंगे, तो फिर आप लोग को इंटरेस्ट ज्यादा लंबा हो जाता है ना, तो फिर बच्चे एंड तक देखते नहीं, थोड़ा सा देख करके एंड कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे पास एवरेज ड्यूरेशन आता है कि हाँ बच्चे कहां तक वीडियो को देखते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग गलत करते हो बेटा। अगर मैंने कोई वीडियो पूरा डाला है तो जरूरी नहीं कि मैं केवल इंफॉर्मेटिव चीजें शुरू में बताता हूं, लास्ट में भी हो सकता है एंड में आपको कोई चीजें, बहुत जरूरी चीजें हो जाए, समझ में आ जाए, और आप अगली वीडियो के मेरे हमेशा तभी समझ पाओगे जब पिछली वीडियो को पूरा देखोगे, वरना स्किप जाएगा आपका। आपने वीडियो स्किप किया मतलब समझ लो कॉन्सेप्ट स्किप हो गया मेरे हिसाब से। बाकी अगर आपसे बनता है तो अच्छी बात है, आप कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन मुझे जितना बेहतर समझ में आता है या जितना अच्छा मुझसे बनता है, मैं अपनी मैक्सिमम ट्राई करता हूं कि आप लोग को मैं बता पाऊं इस चीज को। ठीक है, चलिए तो कंटिन्यू करता हूं, बताता हूं, फिर देखते हैं आगे, फिर आप लोग की मर्जी है ना। बच्चों मेहनत करना आप लोग। हाँ, ये टॉपिक आपका स्टार्ट हो गया, ऑलमोस्ट हमारे 1 2 3 और ये चौथा टॉपिक का स्टार्ट हो गया आपका, है ना। और सारे टॉपिक्स मैंने वेटेज वाले लिए हैं, जिन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अभी मेरे पास कुछ बच्चों के रूल्स मैसेज आए थे कि सर वो हमें हकास रूल पढ़ा दीजिए या ये टॉपिक पढ़ा दीजिए। हाँ पढ़ाऊंगा भाई, उनका भी टाइम आने दीजिए, अभी आप इनमें फोकस करिए। हमें पता है कि क्या चीजें ज्यादा जरूरी है और कब जरूरी है। हमें पता है कि आप लोगों का एग्जाम आया तो आप लोग बहुत हड़बड़ाए हो, कहां से कितना पढ़ ले, क्या क्या जान जाए। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। सब पढ़ाऊंगा मैं आपको, मैं बोला हूं प्रॉमिस क्यों, तो पढ़ाऊंगा, चाहे जैसे भी करके पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बस ये कहना, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जिस टॉपिक को मैं बता रहा हूं उस टॉपिक पे पहले फोकस करिए, फिर वहां पे तो अपन पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए तो अब पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, संरचना के प्रकार। ठीक है, तो ऐसे मैं डिस्क्राइब करके बहुत पढ़ाता हूं ऑफलाइन क्लासेस में, लेकिन मैं आप लोगों को जल्दी से समझाऊंगा। पर टेंशन मत लेना कि सर जल्दी में समझ में नहीं आएगा, बराबर समझ में आएगा। ठीक है, बट आप लोग बस अटेंशन प्रॉपर देना। तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर होता है एससीसी संरचना। मैं यही वर्ड यूज करूंगा, हिंदी बताऊंगा, टेंशन मत लेना, लेकिन मैं यही वर्ड यूज करूंगा, आपको ये वर्ड याद होने चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं सरल घनी संरचना। ठीक है, सिंपल क्यूबिक सेल या सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, सरल घनी संरचना या सेल, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए मेन मतलब हमसे किससे है? एससीसी से है। ठीक है, तो एससीसी में अगर हम किसी क्यूब की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम? क्यूब की। ये हो गया, ये हमारा हमने सिंपल सा क्यूब बना दिया। टेंशन मत लेना, आप लोगों को मैं 3D भी विजुलाइज कराऊंगा, दिखाऊंगा कि 3D में कैसा होता है एससीसी स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हुआ आपका। तो एससीसी स्ट्रक्चर में कहा था सिंपल क्यूबिक सेल जो होता है, उसमें जो सारे एटम या मॉलिक्यूल्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं? सारे कॉर्नर्स पे। अब आप लोगों को पता है ना कि किसी घन के अंदर या क्यूब के अंदर कुल कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं। बहुत से बच्चे को तो नहीं पता होगा, बता देता हूं। किसी क्यूब के अंदर 8 कोने या कॉर्नर होते हैं, 6 ठो फलक होती हैं। फेसेस कितनी होती हैं? 6, है ना। जैसे मान लीजिए आप अपने जिस कमरे में बैठे होंगे, अभी देख रहे होंगे, देखिएगा उस कमरे में 8 कोने दिखाई देंगे आपको, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर होते हैं। ठीक है, 6 फलक मतलब 6 दीवार।
तो चारों तरफ की दीवारें क्या 4, एक छत 5 और एक जहां पे फ्लोर है आपका फर्श वो क्या है 6। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर को जितना अच्छा विजुलाइज कर लोगे ना उतना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो मोस्टली चीजों को आप अपने से रिलेटेड जोड़ के मैं आपको समझाऊंगा, उनको अपने से आपसे जोड़ करके विजुलाइज करिएगा और आपको आंसर आएंगे। ठीक है, अब चलिए इसमें कितने कॉर्नर होते हैं 8, 8 कोनों में एक एक एटम आपका उपस्थित होता है। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा हमें टोटल नंबर ऑफ एटम निकालना है। क्या निकालना है? कुल परमाणु की संख्या, आयन की संख्या या अणु की संख्या, कुल परमाणु। ये चीजें आपको बहुत जरूरी है। इसमें सबसे पहले मतलब कुल परमाणु से पहले आप जान लीजिए कि एटम कहां पे होते हैं, ऑल कॉर्नर्स पर। ठीक है, मतलब सभी कोनों पर उपस्थित होते हैं। तो देखिएगा अब ये क्या है, हमारे 8 एटम हैं, 8 कोनों पर उपस्थित हैं, लेकिन इनका पार्ट हमें समझना पड़ेगा किसका कितना पार्ट हमारा पर्टिकुलर इस क्रिस्टल के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो एक बात समझिएगा, मैं आपको एज्यूम कर रहा हूं, जिस चीज को मैं विजुलाइज कर रहा हूं, चीज को विजुअल करने की मतलब देखने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। समझ नहीं, जस्ट एज्यूम करिए, है ना, कि आप जिस कमरे में बैठे हैं वो कमरा एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के बीच में है, चारों तरफ से बिल्डिंग है ना, ऐसे ही होता है। क्रिस्टल एक अकेला नहीं होता, इसमें खूब सारे ऐसे क्रिस्टल जुड़े होते हैं। ठीक है, तो आप बहुत बड़ी बिल्डिंग के बीचों बीच में बैठे हैं। अब बिल्डिंग के बीचों बीच मतलब जो आपका कमरा है उसके लेफ्ट आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरे कमरे खूब सारे घिरे हुए हैं। ठीक है, एज्यूम कर लिया आपने इतना कि आप जिस कमरे में बैठे हैं चारों तरफ कमरे हैं, ऊपर भी कमरे हैं, नीचे भी कमरे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से या किसी एक पर्टिकुलर कॉर्नर पे मैं बड़ा सा होल कर दूं। क्या कर दूं? बड़ा सा होल कर दूं। तो जब मैं बड़ा सा होल करूंगा तो वो होल कितने रूम से दिखाई देगा? बस मेरा क्वेश्चन ये है, आप अगर इस चीज को मतलब अगर इतनी सी चीज को आपने विजुलाइज कर लिया, समझ लीजिए आपका 80% चैप्टर आपसे बन गया। बस इस विजुलाइजेशन पे अगर आप इसको विजुलाइज करने में आप सक्षम हो, मतलब हाँ आपकी बुद्धि अच्छी है और आप इस चैप्टर को अच्छे से आराम से स्मूथली से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, वंस अगेन मैं बोल रहा हूं, आप जिस कमरे में बैठे हो आप ऐसा एज्यूम करिए कि ये कमरा चारों तरफ से बिल्डिंग से घिरा हुआ है, मतलब बहुत सारे कमरों से, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे हर जगह कमरे। आपका कमरा बिल्कुल बीच सेंटर में रखा हुआ है और किसी एक कॉर्नर पे मैंने क्या कर दिया, होल कर दिया। अब जब मैंने होल किया तो वो होल कितने रूम से दिखाई देगा? बस इतना सा मेरा सवाल है। उम्मीद करता हूं अगर आपको इसका आंसर मिल गया होगा तो कमेंट में जरूर मैसेज करिए कि हाँ सर हमें पता चल गया था आपके बताने से पहले। तो मैं मान लूंगा हाँ मेरे बच्चे जो पढ़ रहे हैं सच में अच्छी मेहनत कर रहे हैं और अच्छी तरह से प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलो मैं बता देता हूं। मान लीजिए ये मेरा कमरा है। ठीक है, ये मैं इसको ऐसा बना देता हूं, ये मेरा कमरा है, ये जिस कमरे पे मैं बैठा हूं। ठीक है, ये इसके पीछे वाला कमरा होगा, ये इसके बगल वाला कमरा होगा और ये इस पीछे और बगल वाले के यहां बीच में कमरा होगा। ठीक है, ये 4 कमरे जुड़े होंगे ना इस कॉर्नर से, कॉमन इस कॉर्नर से 4 कमरे जुड़े होंगे, एक ये वाला, एक ये, एक ये, एक ये। ठीक है, अब क्या किया मैंने यहां पे कॉर्नर पे होल कर दिया, होल कर दिया, यही मैं होल कर रहा हूं। ये मैं देखिए मैं क्या कर दिया, यहां से होल कर दिया, ये देखिए बड़ा सा होल कर दिया। तो ये कमरा, अब ये होल है, मेरे कमरे से दिखाई दे रहा है, इस पीछे वाले से भी दिखाई दे रहा है, इस बगल वाले से भी और इन दोनों की यहां पीछे कॉर्नर वाले से दिखाई दे रहा है। कितनों से दिखाई दे रहा है? 4 से। कहां से दिखाई दे रहा है? इन 4 कमरों से ये होल दिखाई दे रहा है, सिंपल सी बात है। तो अगर मान लीजिए मैंने क्या किया, इस ऊपर वाले पे मैंने होल किया तो उन 4 कमरों से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो नीचे के 4 कमरों से दिखाई दे रहा है। अब जो ये नीचे का मेरा छत है, इन चारों कमरों का छत है, वो ऊपर वालों के लिए क्या काम करेगा? जो हमारा छत है, रूफ है, ऊपर वालों के लिए क्या बनेगा? वो रूफ बना होगा। तो जिस तरीके से नीचे के 4 कमरों के छतों में ये होल दिखाई देगा, उसी तरीके से ऊपर के 4 कमरों के जो फ्लोर होगा उस पे वो 4 चीज दिखाई देंगे। सॉरी, फ्लोर मतलब जो आपका ये नीचे, हाँ सॉरी फ्लोर जो मतलब आपका नीचे का होगा, है ना, उसके लिए भी अगर इन 4 कमरों के लिए होल छत है तो उन 4 कमरों के लिए ये होल क्या होगा? नीचे। ये मतलब अगर मैं ऊपर पहुंच गया तो ये वाला होल मुझे इस नीचे कॉर्नर में दिखाई देगा, है ना। ऊपर वाले जो बंदे होंगे, अगर मान लीजिए ऊपर कोई कमरे में रह रहा है तो अगर ये होल मेरा ऊपर कॉर्नर पे यहां पे मारा तो उनके लिए क्या दिखाई देगा? यहाँ पे नीचे, यहाँ पर ये नीचे होल हुआ है। ठीक है, तो एग्जैक्टली तो ये 4 नीचे वाले और एग्जैक्टली 4 ऊपर वाले। तो मतलब जो ये पॉइंट है या जो हमारे कॉर्नर पे कोई एटम प्रेजेंट है, वो एटम इक्वल कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 8 पार्ट में डिवाइड होगा। कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 8 पार्ट में डिवाइड होगा। चलिए,
तो अब मेरे पर्टिकुलर इस क्रिस्टल के अंदर उसका कितना पार्ट आएगा। अब मान लो उसी होल पे मैंने क्या किया, एक बड़ी सी फुटबॉल सेट कर दी, होल किया था मैंने, बड़ी सी फुटबॉल सेट कर दी। अब बड़ी सी जो मैंने फुटबॉल सेट की है वो बराबर 8 कमरों से दिखाई देगा, मतलब उसका बराबर भाग 8 कमरों में जाएगा। 8 कमरों में जाएगा मतलब एक कमरे में कितना पार्ट आएगा, 1/8 पार्ट आएगा। इस चीज को आपको समझना जरूरी है, अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए बस चैप्टर आ गया आपको समझ में, ठीक है। मिर्जू चुटकी लगेगा आपको चैप्टर पूरा। अब बोलो सर आप चुटकी बड़ा बजाते हो, सब बजाते हो बड़ा चुटकी में, हाँ भैया है चुटकी में, बस करते आप लोग हवा बना क्या रखो केमिस्ट्री को, और बहुत मजेदार चीज है, ठीक है। चलिए तो कुल परमाणु कितना हो गया, कितना हो गया हमारा, एक एटम का एक कोने वाले का कितना आएगा, 1/8 पार्ट आएगा, ठीक है। अब टोटल हमारे कितने कॉर्नर में प्रेजेंट है, 8 कॉर्नर में ना 8 एटम प्रेजेंट है, तो 8 × 1/8, ठीक है। ये हमने कट पिट कर दिया, कितना आ गया 1। तो कुल परमाणु कितने होते हैं, 1, मतलब एससीसी स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 1, याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा एससीसी स्ट्रक्चर। आप चाहो तो वीडियो में देख भी सकते हो, मैं आप लोग को सॉरी मैं आपको 3D व्यूज दिखाता हूं यहीं पे, ठीक है। ये देखिए जिस तरीके से हमारे 8 कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है, ठीक है, 8 कॉर्नर के एटम प्रेजेंट है। अब देखिए उनका कितना पार्ट, 1/8 पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, जो फुटबॉल का 1/8वां पार्ट है आपको अंदर दिखाई दे रहा होगा कि हाँ भाई 1/8वां पार्ट इसके अंदर आ रहे हैं, है ना। तो 1/8 × 8 पार्ट में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 1, 1/8 × 8 = 1। तो टोटल मिलाकर एससीसी स्ट्रक्चर में केवल एक ही एटम आता है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं बीसीसी स्ट्रक्चर पे। तो एससीसी स्ट्रक्चर पे एटम कहां पे प्रेजेंट होते हैं, केवल और कॉर्नर पे। अब हम बनाते हैं सेकंड वाला हमारा बीसीसी स्ट्रक्चर, ठीक है, इसी से बना देते हैं। क्या बनाया दूसरा हमने, बीसीसी स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं काय केंद्रित, काय केंद्रित संरचना या बॉडी सेंटर क्यूबिक, ठीक है। चलिए या अरे केंद्र बोल सर ये सी से संरचना मतलब स्ट्रक्चर आप एस से नहीं बनाए, सी से बनाए, अरे मतलब क्यूब है यार, वही चीज है ना, नाम में इतना मत फंसिएगा। बीसीसी मतलब बस काय केंद्रीय, मतलब अब इसलिए समझिएगा, इस पे जो एटम होते हैं वो 2 जगह होते हैं। पहली बात तो कहां पे होते हैं, एट कॉर्नर्स, ठीक है। दूसरी जो जगह इसकी होती है एट क्यूब सेंटर, मतलब क्यूब के केंद्र पे और क्यूब के कोनों पे उपस्थित होते हैं हमारे। ये ध्यान रखिएगा किसी भी स्ट्रक्चर के लिए कॉर्नर पे एटम का उपस्थित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉर्नर वाले एटम ही तो बताते हैं ना कि हाँ भाई ये क्यूब है। जब यही ना रहेगा तो कुछ भी बन सकता है। अगर कॉर्नर पे एटम ना हो तो ये मतलब घूम करके आपका क्या बन सकता है, गोला बन सकता है। तो कॉर्नर वाले एटम ही तो डिसाइड करते हैं कि क्यूब है, ठीक है। अगर मान लो केवल 4 कॉर्नर में हो तो क्या बन जाता है, वो आपका स्क्वायर बन जाता है ना। 6 कॉर्नर बन जाता है क्या आपका हेक्सागोन बन जाता है वो। तो कॉर्नर वाले एटम होना जरूरी है, वो तो डिसाइड करता है कि हाँ भाई आपका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहली बात तो सारे कॉर्नर पे और कहां पे होता है, एट क्यूब सेंटर पे। तो ये रख दिया मैंने सारे कॉर्नर पे एटम, और एक रख दे रहा हूं कहां पे, क्यूब के सेंटर पे। सेम कहानी फिर से हो गई। अब इस पे कुल परमाणु निकालते हैं तो कुल परमाणु पे 2 जगह है। पहली जगह पे कहां पे है, एट कॉर्नर्स। तो कॉर्नर वाले बता दिए कितना होता है, 1/8 × 8 होता है। जो दूसरी जगह होती है वो कहां पे होती है, केंद्र पे। तो अगर मैं इस रूम के केंद्र पे कोई चीज रखूंगा सेंटर पे, तो क्या वो चीज किसी और कमरे से दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी, ठीक है। तो मतलब उसका पूरा का पूरा पार्ट, किसी कमरे का पूरा केंद्र उसी कमरे का होता है ना, सेंट्रल पॉइंट। तो दूसरा क्या हो जाएगा, पूरा 1। इसको मैंने सॉल्व किया, कितना आया 1, इसको क्या आया 1, टोटल कितना हो गया 2। मतलब बीसीसी परमाणु में कुल मिला के बीसीसी स्ट्रक्चर में टोटल 2 परमाणु होते हैं, ठीक है। आगे समझ में, पहले क्या होते हैं, 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है और एक कहां पे होता है, केंद्र पर, है ना। 8 कोनों पर और एक कहां पे होता है, केंद्र पर उपस्थित होता है। तो कॉर्नर वाले का 1/8 × 8 पार्ट आता है, और जो आपका केंद्र होता है उसका पूरा पार्ट अंदर आता है। ये 1/2 नहीं है भाई, हाँ दोनों को जोड़ा, 1 + 1 = 2, ठीक है। अब आप इसको देख लीजिए कि मैं आपको 3D व्यू फिर से इसका भी दिखा देता हूं कि देखिए किस तरीके से कॉर्नर पे सारे एटम आपके प्रेजेंट हैं और साथ में एक बीच वाला है। तो कॉर्नर वाला कैसा है, 1/8 पार्ट ही आ रहा है, और जो केंद्र के बीच वाला है उसका पूरा पार्ट क्रिस्टल के अंदर है ना। तो पूरे केंद्र वाले का कितना हो गया 1, और कॉर्नर वाले का 1/8 × 1।
तो वो 1/8 इंटू 8 सॉरी है ना 1/8 इंटू 8 तो कितना हो गया, वो 1 आ गया और ये भी 1, टोटल मिला कितना हो गया, 2 एटम इस बीसीसी स्ट्रक्चर में आए। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा बीसीसी स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए तो ये हुआ हमारा क्या, बीसीसी। अब जो हमारा तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ना, उसके बारे में जानते हैं। आप लोग को पता ही होगा कौन सा है तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, हालांकि इंपॉर्टेंट ये भी है, ऐसा नहीं कि कोई इंपॉर्टेंट नहीं बोला जा सकता। ठीक है, चलिए तो जो तीसरी स्ट्रक्चर है आपकी वो कहलाती है एफसीसी। ठीक है, जिसको बोलते हैं फलक केंद्रित या फलक केंद्रीय संरचना। ठीक है, या फलक केंद्रित घन बोल सकते हैं, घनी संरचना है ना। तो नाम पूरा पूरा आएगा, आप बोलोगे सर आप पता नहीं क्या बोलते हो और लिखते क्या हो, है ना। एफसीसी है भाई, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए तो अब देखिए, अब यहां पे भी इस कंडीशन पे भी क्या होता है, इस कंडीशन की बात करें हम तो इसमें भी एटम दो जगह प्रेजेंट होता है। पहले बता दिया कोनों पे तो होगा करेगा, पहली बात तो कहां पे होगा, कॉर्नर पे तो उपस्थित होगा करेगा। अब जो दूसरी लोकेशन होती है एटम की वो होती है फलक केंद्र पर या एफसी पर, फलक केंद्र या एफसी, एफसी मतलब फेस के सेंटर पर। ठीक है, चलो तो अब टोटल परमाणु निकाले तो पहली जगह कहां पे है, कोनों पर, तो मतलब कितना आ गया 1/8 इंटू 8 बराबर 1, ये तो आ गया एक। इसको तो कोई बात ही नहीं सर, इसको तो हम तीसरी बार देख रहे हैं। चलिए अब दूसरा देखते हैं कहां पे होता है, फलक केंद्र का मतलब इस पे हर एक फलक के केंद्र पर। तो मैं हर एक फलक केंद्र बना देता हूं, एक फलक केंद्र में कलर चेंज कर देता हूं, उसका बना देता हूं ग्रीन कलर। ठीक है, एक फलक केंद्र मतलब ये समझ लो आपके कमरे पे कितने दीवार है, 4 दीवार, एक फ्लोर, एक छत, टोटल मिला कितना हो गया 6। वो 6 वो क्या है, फलक है। ठीक है, तो एक फलक क्या, ये मेरे मान लीजिए क्या छत वाला है, ये मेरी क्या है लेफ्ट साइड दीवार का है, ये क्या है राइट साइड दीवार का, ये नीचे साइड वाली दीवार का, ये अब सामने अपोजिट साइड वाली दीवार का, ये मैंने बता दिया। और ये क्या है, जिस वॉल पे मैंने बोर्ड लगाया हुआ है। टोटल मिला कितनी फलक होती है, 6। चलिए आगे हमने 6 फलक बना दिया, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना दिया इसका। चलिए अब इसका एटम में जूम करते हैं कि भाई एफसीसी वाले का कितना केंद्र पार्ट है। अब मान लीजिए एग्जैक्टली मैं इसी बोर्ड वाली जगह पे क्या कर दूं, होल कर दूं। जैसे मैं कॉर्नर वाले पे जूम कराया, इसी तरीके से इसको जूम कराता हूं, करूंगा नहीं, चिंता मत करना। पर मान लीजिए एज्यूम करने में क्या जाता है, मैं एज्यूम करिए कि मैंने होल कर दिया, होल कर दिया ना बड़ा सा, मैंने जितना बड़ा होल किया उतना ही बड़ा का क्या किया, मैंने फुटबॉल यहां पे सेट कर दी, बीचों बीच में सेट कर दी। अब वो फुटबॉल कितने कमरों से दिखाई देगा, 2 कमरों से। एक आधा पार्ट मेरा इस कमरे में है और आधा पार्ट जस्ट पीछे वाले में, और कहीं नहीं गया। आधा पार्ट इस कमरे में और आधा पार्ट उस कमरे में। आप कहीं से भी ड्रिल भी करोगे ना, इस पार्ट से उस पार्ट, तो हमेशा 2 कमरों से दिखाई देगा, एक इस पार और एक उस, सॉरी, तो आधा इस पार और आधा उस पार। तो जो हमारा ये प्रेजेंट वाला कमरा है उसका कितना पार्ट आ रहा है, केवल 1/2 आधा पार्ट आ रहा है ना। तो कितने कॉर्नर होते हैं, 6 कॉर्नर, सॉरी कितने फेस सेंटर होते हैं, 6 ठो होते हैं। कितना पार्ट आ रहा है, 1/2 पार्ट आ रहा है, मतलब काट पीट किए कितना आ गया 3। अब इनको जोड़ दिए तो 3 और 1 कितने हो गए 4, मतलब 3 कहां पे हैं, फेस सेंटर्ड वाले, और 1 कहां पे हैं, टोटल मिला के कॉर्नर वाले। टोटल परमाणु कितने आ गए 4। याद रखिएगा एफसीसी स्ट्रक्चर में टोटल 4 परमाणु होते हैं। ठीक है, चलिए आपको जूम करा देता हूं, दिखा देता हूं 3D में। चलिए तो देखिए ये होगा स्ट्रक्चर, कैसे यहाँ पे चारों कॉर्नर में आपको क्या दिख रहे हैं, 1/8 पार्ट वाला, वही जो स्टार्टिंग से दिखा रहा हूं आपको, है ना। और देखिए हर एक फेस सेंटर पे देखिए केवल आधी, आपको आधी बॉल आधी फुटबॉल दिखाई दे रही है कि आधी लगी हुई है। टोटल मिला के कितनी फेस सेंटर होते हैं, 6 होती है। ठीक है, और कॉर्नर वाले कितने 6 होती है, मतलब 6 गुणे 1/2 आधा दिख रहा है, मतलब 1/2, तो 6 इंटू 1/2 इसका टू कितना हो गया 3। और वो कॉर्नर वाले तो है ही, 1/8 इंटू 8 कितना हो गया 1, तो 3 + 1 इसका टू कितने हो गए 4 हो गए। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। जितना बेहतर हो सका मुझसे उतना बेहतर मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया और ट्राई किया कि आप लोग अच्छे समझ में आ जाए। फिर आगे आप लोग देखिए कैसे मेहनत करते हो और हमारी मेहनत कैसी आती है। चलिए ठीक है, तो अब एक बार मैं सारे स्ट्रक्चर को एक बार यहां पे समराइज करा देता हूं। ठीक है, ये तीनों स्ट्रक्चर ही एक्चुअली क्या है, इस पूरे चैप्टर की जान है। ठीक है, आपसे बनना चाहिए। हाँ, फिर इसके नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ न्यूमेरिकल भी कराऊंगा मैं। ठीक है, बड़े सिंपल से न्यूमेरिकल होते हैं। चलिए
अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर पहले कैसा था हमारा, एससीसी, फिर क्या बनाया हमने, बीसीसी, फिर क्या बनाया, एफसीसी, तीनों स्ट्रक्चर बना दिए हमने। ठीक है, अब देखते हैं एफसीसी, बीसीसी, एफसीसी में तो यहां पे स्थिति कहां पे होती है, एटम कहां पे उपस्थित होते हैं, कहां पे, केवल कोनों पर। एफसीसी में केवल कहां पे है, कोनों पर। बीसीसी में कहां पे है, कोनों पर प्लस केंद्र पर। ठीक है, एफसीसी में कहां पे है, कोनों पर है, साथ में कहां पे है, फलक केंद्र पर है। कुल कितने परमाणु हैं, टोटल एटम, नंबर ऑफ एटम कितने हैं, एससीसी में एक एटम आया जो कि केवल कहां पे था, इसका मतलब 8 इंटू 1/8 वाला 8 आएगा। ऐसा सॉल्व कर देता हूं, है ना, 8 इंटू 1/8 = 1। बीसीसी में कहां पे थे, दो जगह थे, तो कितना था, 8 इंटू 1/8, ये तो हवा करेगा सब में, 8 इंटू 1/8 प्लस कितना था 1, तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। एफसीसी में कितना था, 8 इंटू 1/8, ये तो हवा करेगा कॉर्नर वाले, प्लस कितना था 6 इंटू 1/2, तो कितना होगा, ये 1 आया प्लस ये 3 आया, टोटल मिलाकर 4 आ गया। ठीक है, तो ये क्लास इट में पॉसिबल थोड़ा सा लंबी हो गई है बच्चों, लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव है, आपको याद रखना चाहिए कि एससीसी, बीसीसी, एफसीसी स्ट्रक्चर में कितने एटम होते हैं, कहां पे एटम होते हैं, इसके बेसिस पे बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं। अभी नेक्स्ट क्लास में हम आपको करा के दिखाएंगे कि सर कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, सॉलिड्स के प्रकार पढ़े। ठीक है, केवल क्रिस्टलीय ठोस, मतलब ठोस, है ना, और या अक्रिस्टलीय ठोस इसको बोलते हैं। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, सीटी और एचएमटी, एबीसी, एबी डैश, एबीसी, एबी डबल डैश, खत्म। अल्फा बीटा गामा बता दिया, ऊपर के तीनों 90 और लास्ट वाला 90 के बराबर तीनों नहीं है। फिर एचसीपी में बता दिया अल्फा बीटा 90 और गामा क्या है 120, बाकी तो याद कर लो। ठीक है, फिर आपको एटम की स्थिति बता दी, 4 स्थिति होती है, चारों के बेसिस पे हमने कितने क्रिस्टल जालक बनाए, सॉरी क्रिस्टलीय जालक कितने थे, 7, लेकिन ब्रेविस जालक कितने थे, 14, याद रखना वर्ड 14, 14। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हमने स्ट्रक्चर देखी, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी, तीनों बता दिए, ये बने हुए हैं, सिंपल सा है। ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, इसके वीडियो में नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन, और आप लोग भी मेहनत करिए थोड़ा सा अपने तरफ से, और आप दोनों में, हम आप भी करोगे मेहनत, हम भी करेंगे मेहनत, डेफिनेट सी बात है सिलेक्शन आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आज की क्लास में इतना ही।